CIA की साजिश नाकाम, इंडिया रशिया के प्लान से कैसे बचे? पीएम मोदी। हाल ही में मीडिया रिपोर्टों और अटकलों पर आधारित है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित हत्या की साजिश और उसमें CIA की संभावित संलिप्तता के दावों से संबंधित हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषकों ने सनसनीखेज दावे किए हैं कि इस कथित साजिश को भारत और रूस की खुफिया इकाइयों के संयुक्त अभियान से नाकाम कर दिया गया। मुख्य दावे और विस्तृत विवरण। 1 CIA की कथित साजिश। लक्ष्य। रिपोर्टों के अनुसार कथित साजिश का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना था। तरीका। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी पर दुनिया भर में सरकारों को अस्थिर करने, नागरिक विद्रोह को भड़काने और विरोधियों को हटाने के लिए गुप्त कार्रवाई करने का आरोप लगता रहा है। इस कथित साजिश में भी इसी तरह की गतिविधियां शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। ऑपरेशन 37। कुछ रिपोर्ट्स में इस कथित साजिश को ऑपरेशन 37 नाम दिया गया है, जिसका लक्ष्य भारत में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना था। 2 ढाका, बांग्लादेश में रहस्यमय मौत। घटना। ये दावे ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी टेरेंस अर्विल जैक्सन की रहस्यमय मौत के बाद सामने आए। जैक्सन 31 अगस्त को ढाका के एक होटल के कमरे में मृत पाए गए थे। आशंका। कुछ रिपोर्टों में विशेषज्ञों के हवाले से आशंका जताई गई है कि क्या जैक्सन को भारत और प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था। निष्कर्ष। कथित रिपोर्टों का अनुमान है कि जैक्सन किसी गुप्त कार्रवाई या असाइनमेंट पर थे, लेकिन उनका प्लान नाकाम हो गया। 3 भारत रूस का संयुक्त अभियान। कथित भूमिका। दावा किया गया है कि भारत की खुफिया एजेंसियों रॉ और रूस की खुफिया इकाइयों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और संयुक्त कार्रवाई के कारण ये कथित साजिश विफल हुई। प्रधानमंत्री मोदी का बचाव। यह अनुमान लगाया गया कि भारत और रूस की खुफिया इकाइयों ने मिलकर काम किया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की योजना को नाकाम कर दिया गया और उन्हें सुरक्षित रखा गया। 4 रूस के राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन। कूटनीतिक संकेत। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्हें एक समझदार बुद्धिमान नेता बताया है जो भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के भारत के साथ विशेष संबंध हैं और दोनों देशों के बीच कभी कोई समस्या नहीं रही है। विश्लेषकों के अनुसार ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच गहरे खुफिया सहयोग और मजबूत संबंधों का संकेत देती हैं। नोट। ये जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के दावों पर आधारित है। नवभारत टाइम्स जैसे प्रमुख समाचार स्रोतों ने भी इन दावों की रिपोर्ट की है, लेकिन ये स्पष्ट किया है कि वे इन रिपोर्टों की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं। इन दावों को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार या अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकार या पुष्टि नहीं की गई है। महाराष्ट्र की सियासत में सीएम फडणवीस के बयान से हलचल। शिंदे और अजित खेमे का क्या है रुख? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया बयान दिल्ली अभी दूर है ने राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी है। इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर महायुति गठबंधन के घटक दलों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। फडणवीस के बयान के निहितार्थ। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को दोहरे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। 1 महायुति के घटक दलों के लिए संदेश। यह स्पष्ट संदेश देना कि आगामी चुनावों तक वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जिससे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मुख्यमंत्री पद की आकांक्षाओं को झटका लगा है। 2 राज्य की बीजेपी इकाई के लिए संदेश। यह स्पष्ट करना कि वह फिलहाल केंद्रीय राजनीति में कदम नहीं रखेंगे और राज्य में ही काम करते रहेंगे। शिंदे सेना और एनसीपी अजित खेमे का रुख। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फडणवीस के बयान ने भले ही दोनों सहयोगी दलों में हलचल मचाई हो, लेकिन उनके नेताओं ने अपनी आकांक्षाएं और उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। शिंदे सेना के करीबी का दावा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अनिश्चित है, एक दिन शिंदे सीएम जरूर बनेंगे। यह बयान एकनाथ शिंदे के खेमे की मुख्यमंत्री पद को लेकर निरंतर महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, भले ही मौजूदा स्थिति देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में हो। एनसीपी अजित खेमे का दावा। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेताओं ने कहा है कि डिप्टी सीएम ऊर्जावान नेता हैं और सियासत में संख्या बल का महत्व समझते हैं। उनका तर्क है कि कोई भी दल जिसके पास बहुमत है, वो अपने सहयोगी दल को सीएम पद कैसे दे सकती है। यह संभवतः बीजेपी के संख्या बल की ओर इशारा है। संक्षेप में, दोनों खेमों के नेता अभी भी इस उम्मीद में हैं कि भविष्य में परिस्थितियां बदलेंगी और उन्हें मुख्यमंत्री पद हासिल करने का मौका मिल सकता है। विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्षी दलों ने फडणवीस के बयान को शिंदे और अजित पवार पर अप्रत्यक्ष हमला बताया है।
कांग्रेस, सचिन सावंत। उन्होंने कहा कि ये बयान उन लोगों के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश है जो मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। सावंत ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सीधे एकनाथ शिंदे से नहीं बोल सकते, इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से ये बात कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम अपनी पार्टी के उन लोगों को भी संकेत दे रहे हैं जो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एनसीपी, शरद चंद्र पवार, क्लाइड क्रैस्टो। उन्होंने फडणवीस के बयान को मुख्यमंत्री पद के दावेदारों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सपना चकनाचूर करने वाला संदेश बताया। उन्होंने उप मुख्यमंत्रियों की इस स्थिति को देखते हुए मक्खी मारने का मुहावरा याद किया। पृष्ठभूमि: महायुति गठबंधन। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार शामिल हैं। बीते कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में ये दावा किया जा रहा था कि फडणवीस केंद्रीय राजनीति में जा सकते हैं, जिससे शिंदे और अजित पवार दोनों के मन में मुख्यमंत्री पद को लेकर आकांक्षाएं जाग रही थीं। फडणवीस के बयान ने इन अटकलों पर विराम लगाने का काम किया है, लेकिन महायुति के भीतर की खींचतान को उजागर कर दिया है। रूस का गहराता जनसंख्या संकट, पुतिन सरकार के सख्त उपाय और विशेष सुविधाएं। रूस में जनसंख्या संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिसकी मुख्य वजह जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट और आबादी का तेजी से बूढ़ा होना है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस चुनौती को देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और इससे निपटने के लिए कई सख्त उपाय और विशेष प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की है। जन्म दर का रिकॉर्ड निचला स्तर। 1999 के न्यूनतम स्तर पर 2024 में सिर्फ 12.2 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जो 1999 के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर के बराबर है। 200 वर्षों का सबसे कम। फरवरी 2025 में जन्मदर पिछले 200 वर्षों में सबसे कम मानी गई है। जनसंख्या में गिरावट। 1990 में रूस की कुल आबादी 14.76 करोड़ थी, जो अब घटकर 14.61 करोड़ रह गई है। क्राइमिया की जनसंख्या सहित बुढ़ाती आबादी। 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 1990 के मुकाबले लगभग 9% बढ़ गई है, जो आबादी के तेजी से बूढ़े होने का संकेत है। प्रजनन दर। 2024 में रूस की प्रजनन दर प्रति महिला 1.41 बच्चे तक गिर गई थी, जबकि स्थिर आबादी बनाए रखने के लिए 2.1 बच्चे की दर जरूरी है। पुतिन सरकार के सख्त उपाय और प्रोत्साहन योजनाएं। जनसंख्या बढ़ाने के लिए पुतिन सरकार कई आक्रामक और विवादास्पद कदम उठा रही है। हीरो मदर पुरस्कार। 10 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सोवियत युग के इस पदक से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार के साथ 10 लाख रूबल, लगभग 13 लाख रुपए की एक मुश्त नकद राशि भी दी जाती है जब 10वां बच्चा 1 साल का हो जाता है। नकद प्रोत्साहन। बड़े परिवारों को मुफ्त भोजन और आर्थिक सहायता दी जा रही है। कुछ क्षेत्रों में हाईस्कूल और कॉलेज की छात्राओं को गर्भवती होने पर लगभग 1 लाख रूबल का नकद प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की गई है। कुछ प्रांतों में युवाओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए हर बच्चे पर 10 लाख रूबल, करीब 8 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। नो चाइल्ड जीवन शैली पर प्रतिबंध। सरकार ने बच्चा न पैदा करने के प्रचार, चाइल्ड फ्री प्रोपेगेंडा को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, जिसके तहत निसंतान जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले विचारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अजीबोगरीब सुझाव। पुतिन ने नागरिकों से जनसंख्या बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऑफिस में लंच ब्रेक और कॉफी ब्रेक का इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए करने तक का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्य बताया। गर्भपात और LGBTQ जोड़ अधिकारों पर प्रतिबंध। तथाकथित पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गर्भपात के नियमों को सख्त किया है और LGBTQ जोड़ अधिकारों के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनसंख्या संकट के मुख्य कारण। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रोत्साहन योजनाओं के बावजूद जन्म दर में गिरावट जारी रहने के ये प्रमुख कारण हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ी संख्या में युवा हताहत हुए हैं और भविष्य में पिता बनने की संभावना वाले लाखों युवा जबरन भर्ती के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं। वित्तीय अनिश्चितता, आर्थिक अस्थिरता और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण परिवार बच्चों को पालने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। पारंपरिक मूल्यों का दबाव। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां उन्हें ऐसा करने से रोक रही हैं। भविष्य पर गंभीर प्रभाव। रूस का यह जनसांख्यिकीय संकट आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक रणनीतिक क्षमता पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। श्रम शक्ति की कमी। एक अनुमान के अनुसार रूस को 2030 तक 11 मिलियन लोगों की श्रम शक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक विकास में बाधा। घटती कार्यबल और बढ़ती बुजुर्ग आबादी देश के आर्थिक विकास को धीमा कर देगी। सैन्य और रणनीतिक क्षमता पर असर।
कम युवा आबादी सेना के लिए मानव संसाधन की कमी पैदा करेगी, जिससे रूस की वैश्विक रणनीतिक क्षमता कमजोर हो सकती है। रूस की सरकार जनसंख्या संकट को दूर करने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक यूक्रेन युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता जैसे बड़े कारणों को हल नहीं किया जाता, तब तक इस समस्या से निजात पाना मुश्किल होगा। महागठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस से भी बनेगा डिप्टी सीएम कृष्णा अल्लावारू। पटना। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने बिहार चुनाव 2025 के बीच एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी से भी एक उप मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन में एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से भी होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब महागठबंधन पहले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर चुका है, जिसके बाद विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल उठाए थे। मुख्य समुदाय को प्रतिनिधित्व देना सिद्धांत। एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में और भी उप मुख्यमंत्रियों का प्रावधान होगा। उन्होंने स्पष्ट किया, कांग्रेस से डिप्टी सीएम, महागठबंधन में और भी डिप्टी सीएम होंगे, एक कांग्रेस से भी बनेगा मुस्लिम डिप्टी सीएम, साथ ही एक मुस्लिम भी डिप्टी सीएम होगा। गठबंधन का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि जो मुख्य समुदाय हैं उन्हें प्रतिनिधित्व देना महागठबंधन का सिद्धांत है, जिसमें धर्म और जाति दोनों शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन में 2 भी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, जिसमें एक मुस्लिम होगा। हालांकि कांग्रेस से उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा चुनाव के बाद की जाएगी। सीएम फेस की घोषणा में देरी पर सफाई। तेजस्वी यादव को सीएम फेस औपचारिक रूप से घोषित करने में हुई देरी के सवाल पर अल्लावारू ने कहा कि यह फैसला सुनियोजित तरीके से लिया गया था। कांग्रेस का स्टैंड। उन्होंने बताया कि अप्रैल में हुई महागठबंधन की पहली बैठक में कांग्रेस का स्टैंड था कि सीट शेयरिंग और साझा घोषणा पत्र तैयार होने के बाद ही औपचारिक तौर पर सीएम फेस की घोषणा होगी। घोषणा का समय। सीएम फेस की घोषणा का फैसला लगभग 3 हफ्ते पहले हुआ था और अनाउंसमेंट की तारीख दिवाली से पहले फाइनल की गई थी। सीट बंटवारे पर खींचातानी को किया खारिज। राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर हुई कथित खींचातानी की खबरों पर बिहार कांग्रेस प्रभारी ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग के दौरान कभी कभी मतभेद होते हैं और वो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इसे गठबंधन की राजनीति का हिस्सा बताया और मीडिया पर मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। अल्लावारू ने जोर देकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ गलतफहमी थी। रूसी कच्चे तेल पर ट्रंप का एक्शन प्लान, क्या भारत पर पड़ेगा सीधा असर? खलबली मचने के ये हैं कारण। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में जबरदस्त हलचल मची हुई है। इसकी वजह अमेरिका के नए संभावित प्रतिबंध हैं, जो रूस के बैंकिंग और तेल निर्यात को निशाना बनाने वाले हैं। अगर ये उपाय लागू होते हैं तो इसका सीधा और गंभीर असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर पड़ सकता है, जिससे तेल आयात बिल बढ़ने और देश में महंगाई बढ़ने की आशंका है। अमेरिका का नया एक्शन प्लान क्या है? रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर रूस पर और दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन रूस की अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले नए प्रतिबंधों की योजना बना रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में देरी कर रहे हैं। मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों को निशाना बनाने की योजना है। 1. बैंकिंग क्षेत्र। रूस के बैंकिंग क्षेत्र को निशाना बनाने वाले उपाय। यूक्रेनी अधिकारियों ने तो सभी रूसी बैंकों को डॉलर आधारित लेनदेन से पूरी तरह से काटने का भी प्रस्ताव दिया है। 2. तेल निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर। रूस के तेल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना। इसके अलावा अमेरिका यूरोपीय देशों से फ्रीज रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का समर्थन करने को भी कह रहा है। क्रूड की कीमतों में उछाल और भारत की चिंता। हालिया उछाल। रूस के प्रमुख तेल दिग्गजों लुकोइल और रॉसनेफ्ट पर अमेरिका की ओर से लगे पिछले प्रतिबंधों के तुरंत बाद कच्चे तेल क्रूड की कीमतों में $2 प्रति बैरल से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया था। भारत पर खतरा। इस तरह के और कड़े प्रतिबंधों से भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार गहरी चिंता में हैं। प्रतिबंधों के कारण सप्लाई चेन टूटने का डर है, जिससे इन देशों को वैकल्पिक कच्चे तेल की सप्लाई ढूंढनी पड़ रही है। भारत पर कैसा होगा सीधा असर? अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर सीधा और गंभीर आर्थिक असर होने की आशंका है। पहलू। संभावित असर। ऊर्जा सुरक्षा।
भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। रियायती रूसी तेल की सप्लाई रुकने या कम होने से ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। आर्थिक स्थिरता। पिछले 2 वर्षों में भारत ने रियायती रूसी तेल से अरबों डॉलर की बचत की है। प्रतिबंधों के कारण यह बचत समाप्त हो जाएगी। महंगाई। तेल आयात बिल बढ़ेगा, जिससे देश में महंगाई की आग लगने का खतरा है। ईंधन की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। सप्लाई चेन। भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियों को रूसी सप्लाई के स्थान पर मध्य पूर्व, अमेरिका या अन्य क्षेत्रों से तेल खरीदना पड़ेगा। भुगतान जटिलता। डॉलर आधारित लेनदेन से रूसी बैंकों को पूरी तरह से काटने पर भुगतान में जटिलता आएगी। आगे की राह। क्या तुरंत लागू होंगे प्रतिबंध? हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि ट्रंप प्रशासन नए उपायों को तुरंत लागू करेगा या नहीं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि वॉशिंगटन उम्मीद करता है कि यूरोपीय साथी अगले बड़े कदम में अगुवाई करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप कुछ हफ्तों का इंतजार करना चाहते हैं ताकि वे नवीनतम प्रतिबंधों पर मॉस्को की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा सकें। ये विकल्प बताते हैं कि ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से अमेरिका ने प्रतिबंधों का एक बड़ा और लचीला टूलकिट तैयार किया है। भारत के लिए इस तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में कुशलता से अपनी कच्चे तेल की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना एक बड़ी चुनौती होगी। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। पहले वनडे की हाइलाइट्स 19 अक्टूबर 2025 पर्थ। ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय मैच में भारत को डकवर्थ लुईस डीएलएस नियम से 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम के लिए नए वनडे कप्तान शुभमन गिल का आगाज निराशाजनक रहा, जबकि लंबे समय बाद वापसी कर रहे दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला भी खामोश रहा। बारिश से प्रभावित रहा मुकाबला। यह मुकाबला बारिश के कारण कई बार बाधित हुआ, जिसके चलते इसे 50 ओवर की जगह 26-26 ओवर का कर दिया गया था। भारतीय पारी संघर्षपूर्ण शुरुआत। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों, खासकर जोश हेजलवुड 2-2 और मिचेल स्टार्क 1-2 ने स्विंग का फायदा उठाते हुए भारतीय शीर्ष क्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। रोहित शर्मा 8 और विराट कोहली 0 जैसे बड़े खिलाड़ी सस्ते में आउट हो गए। शुभमन गिल 10 भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और भारत का स्कोर पावर प्ले में ही 3 विकेट पर 25 रन हो गया। एक समय भारत 45 रन पर 4 विकेट खोकर मुश्किल में था, लेकिन केएल राहुल 38 रन 31 गेंद और अक्षर पटेल 31 रन 38 गेंद ने उपयोगी पारियां खेलकर टीम को संभाला। अंत में डेब्यू कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी ने केवल 11 गेंदों में 19 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को निर्धारित 26 ओवरों में 9 विकेट पर 136 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलियाई पारी मिचेल मार्श ने दिलाई आसान जीत। ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस नियम के तहत जीत के लिए 26 ओवर में 131 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श 46 तारांकन रन 52 गेंद ने एक छोर संभाले रखा और शानदार कप्तानी पारी खेली। सलामी बल्लेबाज जॉश फिलिप 37 रन 29 गेंद ने भी मार्श का अच्छा साथ दिया और तेजी से रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर को -1 विकेट ने थोड़ी चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन मिचेल मार्श ने मैट रेनशॉ नाबाद 21 के साथ मिलकर टीम को 21.1 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य तक पहुंचा दिया। परिणाम: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। डीएलएस मेथड। मुख्य आकर्षण: खिलाड़ी, टीम, प्रदर्शन। मिचेल मार्श AUS 46 तारांकन रन, प्लेयर ऑफ द मैच। जॉश फिलिप AUS 37 रन। केएल राहुल IND 38 रन। अक्षर पटेल IND 31 रन और 1 विकेट। जोश हेजलवुड AUS 2 विकेट 20 रन देकर। अगला मैच सीरीज का दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम वापसी करने की कोशिश करेगी।